नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ अली नासिर। बात यह है कि अब मैं आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है उम्मीद छोड़ता जा रहा हूँ। बिजली के दाम भी बढ़ गए। अभी मैं प्रोग्राम के आगाज़ से पहले देख रहा था, बिजली के दाम भी बढ़ गए हैं, उसके बहुत सारे असरात मुरतब होंगे। गैस की कीमत बढ़ चुकी है, तेल का आपको पहले पता चल चुका है। मैं आपको बताऊं, आई एम सेइंग दिस विद अ वेरी हैवी हार्ट। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि अब पता है प्रोग्राम बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है, बिलखुसूस इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर। बात यह है कि इमरान खान साहब, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करता हूँ। बात यह है कि पंजाब यूनिवर्सिटी आप गए, वहाँ पर आपके साथ बदतमीज़ी की तबके जो थे यूथ ने। आप मुझे बताएं, कोई निकला आपके लिए? मीडिया ने आपके लिए आवाज़ उठाई? ये आज से बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ सर। ये जो सारे यूथ के, पीटीआई के सारे बच्चे कीबोर्ड मैनिया के ऊपर आपको आज कहते रहते हैं आई लव आई के, तब ये कहाँ थे? नहीं थे ना। अच्छा, दूसरी सुने, ऐसे ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद आपने धरना दिया, लोगों ने आप पर तनकीद दी, मीडिया ने आपका साथ दिया, हाईलाइट किया। यूथ ने ठीक है आपका साथ दिया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मीडिया ने आपका साथ दिया। इसके अलावा कराची के अंदर ही मैं ट्रिपल एम का रूल तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कराची में ही आप नहीं आ सकते थे, आप पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन फिर भी यह मीडिया ही था जिसने आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाई। आज ये मीडिया ही आपको बता रहा है कि सर हमारी बात सुनी। गरीब आदमी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मैं आपको सच बताऊँ। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, माशी इंडिकेटर जो है ना मिस हो गए। मैं 2-3 मौजूआत आज लेकर चल रहा हूँ। माशी इंडिकेटर देखें, मिस हो गए। माशी इंडिकेटर जो अचीव करने थे, शायद वो उस तरह से गोल्स अचीव नहीं कर रहे। ये हम ही लोग हैं सर जिन्होंने मजबूर किया असद उमर साहब को कल सोशल मीडिया पर आना पड़ा। आस्क असद उमर कर रहे हैं, और वो भी आपकी सोशल मीडिया की इंसाफ.com की टीम। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि यार गरीब आदमी कहाँ से बेचारा, जो भूखा सड़क के ऊपर, गर्मी का मारा, ना बिजली ना पानी ना गैस ना पेट में रोटी, वो कैसे आपको आस्क असद उमर करेगा इंग्लिश के अंदर? सर असद उमर साहब को बुलाएं, अपनी मीडिया टीम को बुलाएं, उनसे पूछें आप किससे आस्क असद उमर कर रहे हो यार? अब आम भूखी बैठी है, बेरोजगार बैठी है, आस्क असद उमर। लोग मुझे कहते हैं यार इतनी बोल्ड बातें नहीं की, अगर तुम्हें बंद कर देंगे। मैं कहता हूँ यार चलो कोई बात नहीं, इमरान खान तो जानता है कि मैं उसका सिंसियर हूं, मुश्किल वक्तों में उसका साथ दिया। इमरान खान, मैं तुम्हारे आगे मिन्नतें करता हूं यार, खुदा के लिए गरीब आदमी की जान बचा लो। मैंने अभी सुना है डॉलर की कदर और बढ़ गई है, बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। ये सब इंग्लिश बोलने वाले पप्पू बर्गर जो आपकी कॉपी मारने के लिए शलवार कमीज पहनना शुरू कर दिए, इनकी टाई अंदर है, इनकी अंदर टाई है। ये कभी नहीं छोड़ेंगे ये काम जो ये इनके अपने काम है। अब यहां मैं आगे चलूंगा, मेरे जज्बात को समझने की कोशिश करें। मेरे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी लाइन के ऊपर मौजूद हैं, मुल्क के मारूफ मईशत शहीद अहमद साहब भी मौजूद हैं, साबिक नायब सदर FPCCI। मईशत बड़ा दबाव का शिकार है, मैं आपको सच बता रहा हूँ नाजरीन। और लोग मुझे कहते हैं मैं नेगेटिव बातें करता हूँ, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि हमें इनकी इस्लाह करनी है। अगर हम शोर नहीं मचाएंगे, यकीन करो 200 रुपये पे डॉलर ले जाएंगे। वहीद अहमद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, बात ये है कि डॉलर की कदर के अंदर हम देख रहे हैं बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मौजू मैंने आज एमनेस्टी स्कीम रखना था, लेकिन बात यह है मुझे प्रोग्राम पे आने से पहले ये बताया गया, फिर मुझे ये भी बताया गया कि बिजली के दाम जो है उनमें भी इजाफा हो गया। सर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर बढ़ जाएगी वहीद साहब, तो कैसे काम होगा? मुझे सिर्फ इतना बता दें, कैसे मुलाजमतें पैदा होंगी, कैसे रोज़गार मुहैया होगा? जी वहीद साहब। देखिए जी, हर चीज़ तो बढ़ रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बात यह है कि हमें इसको किस तरीके से हैंडल करना हुकूमत ने, इसलिए कि हुकूमत को आए हुए भी मोर देन 10 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। मेरा ख्याल से अब इनको डायरेक्शन इनके क्लियर होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा हर प्रोग्राम में कि हुकूमत को कम से कम जुलाई तक टाइम दिया जाए और इनके डायरेक्शन जो है क्लियर होना चाहिए, इसलिए कि इंडस्ट्री को उसके डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर नज़र आना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और अगले 4 सालों में हमने कहाँ जाना है। बात यह है कि महंगाई, ज़ाहिरी बात है, जब डॉलर आपकी डिवैल्यू होगा तो महंगाई तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। आपका तेल, असल में आपकी जो सबसे बड़ा मेन प्रोडक्ट है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो तेल है, उसकी प्राइस भी इंक्रीज़ होगी। दो तरफ से आप जा रहे हैं, एक तरफ आपकी जो है डॉलर डिवैल्यू हो रहा है और आपका तेल बढ़ रहा है, तो आपकी दो तरफ से कॉस्ट बढ़ रही है। ज़ाहिरी बात है, हर चीज़ जो भी इंडस्ट्री चलती है उसको ऑयल चाहिए, या ट्रांसपोर्ट हो तो उसको तेल चाहिए, तो उन दोनों तरफ से हमारी प्राइसें इंक्रीज़ हो रही है। अब हल क्या है? हुकूमत को ये देखना चाहिए कि उन्होंने इलेक्शन में जो अपनी कैंपेन में कहा कि हम जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में फोकस करेंगे, तो कहाँ किया? नहीं किया। खैर इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, कल असद उमर साहब कि मैं शाम को सुन रहा था वो जो ये
इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तरफ से कुछ तकरीर की, उसके अंदर मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर सवालात भी पता नहीं कैसे पूछे जा रहे थे। उन्होंने कहा कि उस तबके की चीखें निकल रही हैं जो कि जो है बहुत ज़्यादा वेल टू डू तबका है, उनको बुरा लग रहा है, तो उनकी चीखें निकल रही हैं, वो असद उमर के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। तो सर उनके लिए तो एमनेस्टी स्कीम आ रही है, तो वो तबकात क्यों चीखेंगे पुकारेंगे, वो तो खुश रहेंगे, एमनेस्टी स्कीम मिल रही है उनको। जी असद, जी सॉरी असद उमर साहब का ही नाम निकल गया। जी शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि इस माली साल में मेरा कुछ अंदाजा ये है कि कम से कम 30 लाख आदमी जो है गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे, जो कि पहले नहीं थे, नंबर 1। और कम से कम जो है वो 12 लाख आदमी जो है वो मजीद बेरोजगार होंगे। उसकी वजह यह है कि हमारी जो शरह नमू इस साल रहेगी वो 3.5% है। लेकिन ये सूरत हाल वाज़ेह नहीं करती। असल सूरत हाल ये है कि जब से पाकिस्तान बना है 72 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहला साल है जबकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर दोनों नेगेटिव मनफी ग्रोथ दिखा रहे हैं। आप पूरा 72 साल का रिकॉर्ड देख लें, कभी नहीं हुआ। तो रोजगार तो मिलता है ज़राअत से, रोजगार मिलता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से, वो दोनों मनफी ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो इनको तो पहले ये सोचना है कि कभी माजी में नहीं हुआ, तो अब क्या ऐसी मुसीबत आ गई, क्या इनसे गलतियां हो रही हैं, या ये गलतियां ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए जानबूझ के जो पॉलिसियां बना रहे हैं और IMF की शराइत पूरी करने के लिए जो पॉलिसियां बना रहे हैं, उसके नतीजे में ये दो चीज जो मैंने आपको बताई, तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी और गुर्बत भी बढ़ेगी। इसमें किसी भी पाकिस्तानी को शुबा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि जब इन्होंने कहा था हम आए थे तो बाईपास करेंगे जी, तो कौन सी इन्होंने ऐसी इस्लाह की है जो पहले नहीं थी? कौन सा चैलेंज खत्म हुआ है? दोस्तों से $7.1 अरब मिला है 3 मुल्कों से, और आपके रिजर्व जो तकरीबन उतने ही है जितने इमरान साहब को विरसे में मिले थे, वो बेहतर नहीं हुआ। आपका कह रहे हैं हमने करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर बड़े मार्के मार लिए, बहुत कम कर दिया करंट अकाउंट डेफिसिट। हम चुप हो जाते हैं, कहते हैं हमने ट्रेड डेफिसिट के अंदर कमी लाई है, हम चुप हो जाते हैं। क्या कहें फिर आप क्या करें? तो भाई देखिए, बात ये असल चीज पहले तो मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि असल चीज करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होता, असल होता है तिजारती खसारा, यानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का फर्क। वो तो आप जो है वो रेमिटेंस ले आए, यहाँ से चोरी का पैसा बाहर चला जाए, वो वापस आ जाए, तो रेमिटेंसेस भी बढ़ने हैं। नहीं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहे हैं? आप मुतमईन है स्टैटिस्टिक्स से? मुतमईन है ये बताएं पहले, नंबर से। नहीं, मैं आपको जवाब बता रहा हूँ ना कि असल चीज है तिजारती खसारा कम हुआ है या नहीं। यानी रुपए की कदर इन्होंने जो है तकरीबन 20 रुपए इख्तियार में आने के बाद से कम की है, मराद भी हैं, लेकिन हमारी जो है वो तिजारती खसारा कम नहीं हुआ, हमारी बरामदात नहीं बढ़ी। ये दो नाकामियां हैं। इसके बाद अगर आपने रेमिटेंसेस बढ़ाकर करंट अकाउंट डेफिसिट में कुछ आर्जी बेहतरी है तो कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये होती कि बरामदात बढ़ती और ट्रेड डेफिसिट कम होता। वो दोनों नहीं हुए, रुपए की कदर भी आपने गिरा दी। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस साल टैक्सों की वसूली का जो है वो पिछले साल के मुकाबले में कम है, जिसके मुताबिक इमरान साहब ने कहा था कि लोग उस हुकूमत पर एतमाद नहीं करते, इसलिए वो टैक्स नहीं देते। लेकिन इस साल की जो उनकी कारकर्दगी है वो उससे खराब है, जो पिछले तौर में थी जहाँ लूट पार हो रही थी। तो उसका जवाब तो नहीं दिया आप, वज़ीर खजाना ने नहीं दिया, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया कि आपका ये हो क्या रहा है कि टैक्सों की वसूली गिर रही है। अफरातज़र इनको विरसे में मिला था 3.9% औसत, अब वो 9.4 आ गया। अगले साल की 2020 का मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आपका करंट जो हमारा मईशत की शरह नमू है खित्ते में सबसे कम रहेगी, जनूबी एशिया के से कम रहेगी। अगले साल की मैं बात कर रहा हूँ 2020 की। 2020 में आपका अफरातज़र महंगाई ऊंची रहेगी। 2020 में आपका कर्जों का बोझ इस साल जो बढ़ा है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं बढ़ा। मैं मजीद डिप्रेशन में जाता जा रहा हूँ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। आज मैंने अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई भी नहीं ली, कुछ अजीब उचक रहा है ये पूरा मामला मेरे अंदर। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। मैं बड़ा बेचैन और परेशान हूँ, मजाक नहीं कर रहा, वाकई में मेरी हालत जो है वो बड़ी डिस्टर्ब हो रही है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो इंडिया हमारे लाल टमाटर बंद कर रहा है, कह रहा है हम इनको लाल टमाटर नहीं खाने देंगे, दूसरी तरफ हम उनको मैंगो पल्प नहीं लाने दे रहे हैं, जो मर्जी वो भेजना चाह रहे हैं वो भेज रहे हैं, और वो ख़राब भी चीज़ें दें तो हम ले रहे हैं। भाई इसके पीछे क्या स्टोरी है, हम जानने की कोशिश करते हैं, दोनों पहलू देखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात ये हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि एक तरफ तो एक तमाशा खड़ा कर दिया था इंडियन मीडिया ने कि लाल टमाटर बंद कर देंगे, जाने नहीं देंगे पाकिस्तान, इनको टमाटर नहीं खाने देंगे। दूसरी तरफ वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान आ रही हैं, लोकल इंडस्ट्रीज़ उसके लिए एस्टेब्लिश्ड हैं। मैं कहता हूँ चलो ट्रेड एम्बार्गो ना लगे, लेकिन एम ये है कि हम तो चाहते हैं कि भाई अच्छा ट्रेड हो, लेकिन क्वालिटी ट्रेड होना चाहिए ना। क्या रीज़न है कि कुछ गुड्स और प्रोडक्ट्स वो बड़ी खुशी से भेजना चाह रहे हैं और चंद के ऊपर वो कदगन लगाना चाह रहे हैं? क्या वजह जानते हैं? वहीद अहमद साहब, मुझे थोड़ा सा आपसे ये जानना है कि ये चंद प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर एक मैंगो पल्प भी है। मैंने अभी देखा था, काफ़ी न्यूज़ चैनलों के ऊपर ये हाईलाइट हो रहा था। ये क्या माजरा है, ये क्या चीज़ है, थोड़ा हमें बताएं। जो मैंगो पल्प एक्चुअली ये ओमान से आया गया है और ये जो हमें अब कंफर्म नहीं है कि ये पोर्ट पे कब क्लियर हुआ, किस तारीख को। जो हमें ये फैसलाबाद में जो ट्रक नज़र आए वो आई थिंक 23 मार्च को नज़र आए जी। तो उसी वक्त फौरी तौर पे हमने एक्शन लिया, हर जगह लेटर्स हुकूमत को निकाल दिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी को, कॉमर्स मिनिस्ट्री को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और आपके जितने प्रोविंस, इसलिए पंजाब में हमने देखा है, हमने पंजाब में भी फूड सिक्योरिटी को लेटर निकाला है कि ये एक्सपायर माल पाकिस्तान में मैंगो पल्प कैसे इंडिया से, जो इंडिया का प्रोडक्ट है, कैसे आ रहा है। इसलिए कि सी पोर्ट में कुछ अथॉरिटीज़ हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं उनका ही है कि किस तरीक़ा से ये माल क्लियर हुआ है। जो मुझे ये लगता है, जो मेरी, कि इसके अंदर जो रोल प्ले होता है इंपोर्ट के अंदर, वो कस्टम्स का होता है, क्वारंटाइन का होता है, तो किससे गफलत हुई है ये माल क्लियर होने में। अगर मैंगो पल्प एक्सपायर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर ओमान के थ्रू, क्योंकि जो मैंने, अच्छा, ये मैंगो पल्प इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है, ये थोड़ा सा एलेबोरेट करें। यानी ये आम का गूदा है बेसिकली। ये आम का गूदा है, ये जूस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जैम्स में होता है, और जितने, और समर आ गया है, और अगर ये पल्प जो एक्सपायर माल, जो 11 दिसंबर को एक्सपायर हो चुका है माल, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक्सपायर इसको हुए 3 महीने हो चुके हैं। ये जूस के अंदर, और समर में आपको पता है जूस पीता कौन है, नौजवान बच्चे पीते हैं, और आपको पता है हाल में एक्सपायर माल से हादसे भी हो चुके हैं, जो रेस्टोरेंट्स के आपको हाल ही में एक्सपायर की। तो मेरा ये कहना है कि आया कैसे ये, और इसको क्लियर कैसे कर दिया गया है। जिसने ये इंपोर्ट किया है वो तो मैं इसको पाकिस्तानी नहीं समझता, वो तो एक दहशतगर्दी मैं उसको कहूँगा कि एक्सपायर माल ला के हमारे नौजवान लोगों को वो पिलाएगा। और मैं ये कहूँगा कि कस्टम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इसके अंदर, क्योंकि कस्टम ही सबसे बड़ा पार्ट रोल प्ले करता है। नहीं तो ये बात कंफर्म्ड है कि एक्सपायर है? नहीं, एक्सपायर है। आप उसके अंदर अगर ड्रम्स के ऊपर देखेंगे तो उसके ऊपर डेट्स मेंशन हुई है, उसी के हम बेस के ऊपर बात करें। अच्छा, ये कराची से चला है और ये फैसलाबाद तक, बीच में कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है प्रोड्यूस ऑफ इंडिया, और एक्सपायर की भी डेट्स लिखी हुई है। पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कंप्लीटली बैन है, नहीं आ सकता, मगर ये कैसे आया। ये जो मैं समझता हूँ मैंगो पल्प तो डिक्लेयर नहीं होगा, मिस डिक्लेरेशन की होगी, या इसका नाम सिरप दे दिया होगा या केमिकल्स दे दिया होगा, उसके ऊपर ये क्लियर हुआ। आप कस्टम्स ने किस तरह इसको देखा गया, और हमने लेटर दिए गए, हमें से नेशनल फूड सिक्योरिटी से कॉल आया, हमें इसका किसी हुकूमत की जहाँ हमने लेटर भेजा कहीं से भी हमें जवाब नहीं आया अभी तक। कितने दिन गुजर गए। बात ये कि आज ये एक्सपायर माल तो हमें सामने नज़र आ गई है इस मुल्क के अंदर, और क्या क्या एक्सपायर आ रहा है और क्या क्या हम चीज़ें खा रहे हैं। इसके ऊपर भी हमें देखना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, कि एक्सपायर माल नौजवानों को ये खिलाएंगे तो फिर क्या हो सकता है जी, सेहत ख़राब होगी, मरने का भी होगा, ज़ाहिरी बात एक्सपायर चीज़ जब होगी। तो मेरा तो यही कहना है कि हुकूमत इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे। ये किस तरीके से, मैं बार बार पहले भी कह चुका हूँ, टीवी से भी, दूसरे चैनल्स के थ्रू भी, इस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई। ये कम से कम 200 से 250 टन आया है। मुझे ये नहीं समझ आया अभी तक कि इसको ज़मीन खा गया या आसमान खा गया है, किधर गया वो पल्प। तो अभी अवेलेबल नहीं है वो, क्या आप चेक कर सकते हैं? आप देखें ना, अभी तक तो पता नहीं चल रहा, इसलिए कि जिसने मंगाया उसको ये पता चल गया होगा कि मीडिया के थ्रू के ऑलरेडी अलर्ट है, कि ऑलरेडी, ज़ाहिरी बात है वो अभी तो नहीं निकालेगा बाहर, जब ये मामलात देखेगा ये ठंडे हो गए वो निकालेगा। आपको पता है रमज़ान में जूस की डिमांड 500% इंक्रीज़ हो जाती है, हर चीज़ की डिमांड खाने पीने की इंक्रीज़ हो जाती है।
उस टाइम पे ये कहीं जाके इंडस्ट्री में जाके ये जूस प्रोसेस ना हो जाए। पहली बात तो ये है कि हम एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर साहब, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं इंपोर्ट बंद कर दी जाए, और एक तरफ हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमें नीड ही नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री है खुद और पाकिस्तान का किसान। अब ये थ्रेट मैं ये इस तरह लेके जाऊंगा इसको, मैंने आपको कहा जो इंपोर्ट जो है वो दहशतगर्दी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करने का ये तरीका है कि एग्रीकल्चर को तबाह करो पाकिस्तान की। अगर आप किसान जो हमारा जो प्रोड्यूस कर रहा है मैंगो, उसका जो मैंगो है, जो छोटा वाला जो साइज़ है, वो सब पल्पिंग की तरफ जा रहा है और उसको एक अच्छी कीमत मिल रही है, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर लाखों लोगों का रोज़गार लगा हुआ है इसके अंदर, ग्रोवर से लेके इंडस्ट्री के अंदर तक। अगर ये क्लैप्स होती है इंडस्ट्री तो लाखों लोगों का रोज़गार भी जाएगा। आप जो हमारा दुश्मन है वो आपको जो बॉर्डर से नहीं करेगा, वो आपको इकोनॉमी की मार देगा। अगर पाकिस्तान की लेकिन 200 से आप कह रहे हैं 200 से 250 टन आया, तो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा की होगी। ये तो एक मिनिस्कल रोल है उसका, मतलब ये कि इम्पोर्ट का ये तो हमारे सामने आ गया ना, तो 200-250 टन हमें क्या पता और क्या आ रहा है इसके अंदर, और क्या क्या इससे ज़्यादा आ चुका है वो तो हमें पता ही नहीं। यानी तो एहतियात बरतने की जरूरत है पोर्ट अथॉरिटीज की जानिब से कि वो हर चीज़ को इंस्पेक्ट करें, जांच पड़ताल करें, ये भी चेक करें कि कौन कौन सी ऐसी अशियाँ हैं जिनकी इजाज़त है पाकिस्तान में आने की, कौन सी ऐसी अशियाँ हैं जिनको पाकिस्तान लाने की जिनकी इजाज़त नहीं है, दुरुस्त। और ये भी वेरीफाई करें कि क्या वो उनकी मयाद जो है वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि आपने कहा जिस तरह के बहुत सारे वाक़यात पेश आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसको पेश नज़र रखते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यही बात है। जी हाँ, यही बात है। बात ये कि हम एक तरफ कहते हैं इंपोर्ट ना करें और इंपोर्ट हो रही है, बेफालतू का प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है। देखें आज मुझे ये तो सामने ट्रक ओपन था तो नज़र आ गया कि इसमें मैंगो पल्प जा रहा है। अगर ये ओपन नहीं होता तो हमें क्या पता है कि आज हम यहाँ बैठे भी नहीं होते, इस बात पे बात भी नहीं कर रहे होते। और अंदर ही अंदर क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, अगर इसी ड्रम्स के अंदर कोई ऐसा मवाद आ जाता जो मुल्क के लिए नुकसानात कर देता, फिर क्या होता। तो ये मतलब इस्तेलाह करने की इसकी बहुत ज़रूरत है। अच्छा, जाते जाते एक चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, बड़ी अहमियत तलब चीज़ है। बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हॉर्टिकल्चर, इसकी बड़ी अहमियत है। बात यह वही साहब कि हमारे मुल्क के अंदर इस पर तवज्जो उतनी नहीं है जहाँ तक बात की जाती है इज्तिमाई तौर पर। अब बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर फल, सब्ज़ियाँ, इसके अलावा जितनी ये फूड प्रोडक्ट्स हैं, आप अभी बार बार फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे थे। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर खाने पीने की अशिया वाफिर मिकदार में मौजूद नहीं आज की तारीख़ में भी। तो इस पर कितनी तवज्जो देने की ज़रूरत है और क्या क्या काम जो है वो हमें करने चाहिए, और शोबा तहकीक जो है इस मुल्क के अंदर जो कि बिल्कुल काम नहीं कर रहा, उसको किस तरह से अब दोबारा से फ़ाल करें। देखें, जो आपने रिसर्च की बात की वो तो खैर इस मुल्क में है ही नहीं। आपको दो मुल्कों का एग्जांपल दूं जो मुल्क बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, जर्मन और जापान। आज वो दुनिया की इकॉनमी को उन्होंने होल्ड किया हुआ। क्यों? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो मुल्क तरक्की करता है वो रिसर्च करता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ना हुकूमत में रिसर्च है ना इंडस्ट्री में रिसर्च है। अगर आप कोई भी, अगर हम रिसर्च की बात करते हैं, लोग तो डॉक्यूमेंट्स पढ़ना नहीं चाहता, हमारे कल्चर में नहीं है। पहले हमें ये अवेयरनेस देनी पड़ेगी रिसर्च की कितनी बड़ी वैल्यू अहमियत है हमारे पास जी होना चाहिए। आपने बात की है एग्रीकल्चर की, देखें जी पाकिस्तान 7वें नंबर पे इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग पे, हमें आगे वाटर स्ट्रेस भी है। बात ये है कि अगर हम अपने एग्रीकल्चर को अभी सही डायरेक्शन में नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में हमें फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी मैं इसको हमेशा रिलेटेड करता हूँ नेशनल सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि अगर आपके यहाँ खाना पीना और ये चीज़ें महंगी होती रहेगी और इम्पोर्ट होता रहेगा तो एक दिन ये होगा कि आपके नेशनल सिक्योरिटी पे ये बहुत बड़ा एक सवाल बनेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इकॉनमी के ऊपर अटैक हो रहा है, इकॉनमी को बचाया जाए। और हमें एग्रीकल्चर, ख़ासकर मैं हॉर्टिकल्चर जो फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका हॉर्टिकल्चर विजन 2030 हमने उसको कंप्लीट कर लिया। उसका ड्राफ्ट हमारे पास है, हम हर जगह उसको भेज रहे हैं, उसके कमेंट्स ले रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उसको हम अगस्त या सितंबर के अंदर जो है ऑफिशियली पूरा ड्राफ्ट देंगे। वो हमारा विजन स्टेटमेंट ये है कि हम फ्रूट एंड वेजिटेबल एक अच्छा प्रोडक्ट नेशनल अपने पाकिस्तानियों को भी अच्छा प्रोडक्ट दें और दुनिया को भी दें, और अगले 10 सालों के अंदर हम दुनिया के अंदर 10 मुल्कों के अंदर हमारा पाकिस्तान का नाम हो। और इसके अंदर हमारा 10 साल का है विजन, ये है आपका
शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। वही साहब, इसके बारे में हम तफसील से आगे आने वाले दिनों के अंदर भी गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में शामिल हुए। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।